स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन ने कैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो डिफ़ाइन किया था, और इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्रिश्चियन हाइगन ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आइडिया दिया, उसी से फिर न्यूटन ने सेंट्रीपिटल फोर्स का आइडिया दिया। क्रिश्चियन हैगन ने कुछ अर्सा पहले न्यूटन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन का आइडिया दिया, और वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन जो है उन्होंने उसकी इक्वेशन जो बनाई, जो अब भी हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्योर ओवर आर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उस पे जो एक्सलेशन होता है वो उसकी वेलोसिटी के स्केयर और उसके जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है उसके रेडियस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और एक्सलेशन हम जानते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फिर अगर हम वेक्टर को यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया है, अगर इसकी डायरेक्शन भी बताना चाहें तो फिर हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे इसके लिए, आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो कि रेडियस वेक्टर को डिफाइन करेगा। यहाँ पे ए सी जो है ये फिर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी हो सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन या सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की, तो ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी स्केयर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में उसकी वेलोसिटी वी होगी, और आर जो है ये जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है उसका रेडियस होगा। अब न्यूटन ने इसी को सेंट्रीपिटल एक्सलेशन के तौर पर लिया, और फिर उन्होंने स्टार्ट किया अप्रोक्सीमेशन से। क्या अप्रोक्सीमेशन थी? उन्होंने कहा कि मून जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, उन्होंने कहा कि अगर मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और सपोज के मून का जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ है, मून अप्रोक्सीमेटली अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस पर फिर इसी किस्म का सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो है वो अप्लाई होना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें मून को, ठीक है, ये मून अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करेगा, और फिर अप्रोक्सीमेशन न्यूटन ने ये ली कि मून जो है उसका पाथ जो है वो सर्कुलर होगा, ठीक है, सर्कल में मूव करेगा। तो फिर उस पर इसी किस्म का सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा। फिर उन्होंने सेंट्रीपिटल एक्सलेशन को कैलकुलेट किया। अब हम जानते हैं कि सर्कल का सेंटर जो होगा वो अर्थ के सेंटर पे आएगा, यहाँ पे अर्थ के सेंटर पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अर्थ का सेंटर के मुताबिक जो डिस्टेंस बनता है, यानी कि जो आर बनता है इस मून के सर्कुलर पाथ का, वो कैलकुलेट किया गया। उसकी वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास आती है मून के सर्कुलर रेडियस के जो पाथ है उसके रेडियस को हम आर एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये मून के लिए उसका सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ का रेडियस है, और इसकी वैल्यू जो है अर्थ के सेंटर से लेकर मून तक वो आती है 3.84 इंटू 10 पर रेज टू 5 किलोमीटर। ठीक है, ये वैल्यू आती है। और फिर वेलोसिटी जो थी वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मून के लिए, उसकी वेलोसिटी की फाइंड आउट करने का जो बिल्कुल वेलोसिटी फाइंड आउट करने का बेसिक फार्मूला है, न्यूटन ने उसी को मॉडिफाई किया। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और टाइम यहाँ पे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने कहा कि एक रेवोल्यूशन के लिए एक सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कल के अराउंड अगर चक्कर लगाए, यानी कि एक सर्कल कंप्लीट करे अगर मून, तो उसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगा, यानी कि 2 पाई आर, और आर यहाँ पे एक्चुअली आर एम आएगा। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का सर्कल हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं 2 पाई आर से, तो ये मून के लिए उसका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा 2 पाई आर एम। और जो फिर इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेगा मून, वो टाइम जो है वो नोट किया गया कि वो 27.3 डेज़ में एक सर्कल कंप्लीट करता है। 27.3 डेज़ में एक सर्कल मून कंप्लीट करता है। अब इसी टाइम को और इसी डिस्टेंस को यूज़ किया गया, और वी के लिए जो है वो वैल्यू फाइंड आउट की गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम एस की जगह 2 पाई आर एम पुट कर दें, 2 पाई आर एम पुट कर दें, और टाइम पीरियड को अगर अभी हम टाइम को कैपिटल टी ही रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड हम इसे इसलिए कह रहे हैं कि एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब हम यही वैल्यू जो है इसको यूज़ करते हुए अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ऑफ मून में जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है उसके लिए फार्मूला बनाएं, ये इस फार्मूले को यानी कि मॉडिफाई करेंगे हम। तो
वी की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। हम पहले लिख लेते हैं कि मून के लिए ए सी जो है इसको ए सी एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा वी स्केयर ओवर आर आर ई सॉरी आर एम, ठीक है। और इसको अगर हम मॉडिफाई करें तो वी स्केयर की जगह हम इस सारी क्वांटिटी का स्केयर लेकर पुट करेंगे, तो 4 पाई स्केयर आर एम इसका स्केयर आ जाएगा और डिवाइड बाय टी स्केयर, और फिर आर एम जो है ये भी साथ में 1/r m भी मल्टीप्लाई होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आर एम और ये वाला आर एम का स्केयर जो है वो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पे एक आर एम बचेगा। तो हमारे पास फिर ए सी एम मून में जो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन है वो जो आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्केयर आर एम डिवाइड बाय टी स्केयर। अब इसमें इसमें जो है इस इक्वेशन को चले हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। इस इक्वेशन में न्यूटन ने वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ क्या पुट की? आर एम की वैल्यू पुट की। हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी हुई है आर एम की वैल्यू 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, और टाइम पीरियड की वैल्यू जो 27.3 डेज़ बनती है। इसको हम यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कि सेकंड में हमने कन्वर्ट करके पुट करना होता है स्टैंडर्ड यूनिट में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 27 हम लिख लेते हैं यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 27.3। ये डेज़ को अगर हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, इतने डेज़ हैं और एक डे में 24 आवर होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और हर एक आवर में, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम हमारे पास सेकंड में आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ जो थी वो आर एम की ये वाली वैल्यू और टी की ये वाली वैल्यू जो थी वो सब्स्टिट्यूट की, और एक्सलेशन जो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन मून में फाइंड आउट किया गया वो उसकी वैल्यू हम आई 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकेंड। ये वैल्यू आई मून में सेंट्रिपिटल एक्सलेशन की, ठीक है। अब अगर इसी किस्म की मोशन जो है वो अर्थ पे हो, तो हम जानते हैं कि अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है उसकी वैल्यू जो है वो जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास एवरेज वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकेंड आती है, ठीक है। तो न्यूटन ने दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर किया, यानी कि ए सी एम डिवाइड बाय जी को जब उसने कंपेयर किया तो पता चला कि ये दोनों वैल्यूज़ सॉल्व की तो पता चला कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास आती हैं 1/60 के स्क्वायर के। इससे पता चला, देखें इसको, चल पहले इसको जो है हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, सॉरी इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। 1 इक्वेशन ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब इसको अगर हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास फिर यहीं से 60 स्क्वायर, यहीं से यह 60 स्क्वायर ACM आ जाता है इज इक्वल टू जी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जो अर्थ सरफेस पे होगा वो मून के ग्रेविटेशनल एक्सलेशन से 60 स्क्वायर टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगा। जी जो अर्थ पे होगा, जो एक्सलेशन अर्थ की सरफेस पे होगा, वो मून की मोशन में जो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा था उससे 60 स्क्वायर टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बहरहाल हम जो है वो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो अब आगे यूज़ करेंगे। तो फिर जब इस तरह का रिज़ल्ट आया न्यूटन के पास, तो उन्होंने फिर जो था ये भी देखा कि यहाँ पे फिर रेडियस जो हैं, जो सेंटर से डिस्टेंस हैं, वो भी डिफरेंट आ रहे हैं। देखें आर एम की हमने बात की थी, जो मून का उस वक्त जो मतलब डिस्टेंस बन रहा था अर्थ के सेंटर से, वो 3.84 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर बन रहा था, ठीक है, 5 किलोमीटर। और लेकिन अगर हम अर्थ के रेडियस की बात करें तो अर्थ की सरफेस से अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस बनता है आर ई, वो बनता है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻⁵ अप्रॉक्सीमेट करने के बाद, राउंड ऑफ करने के बाद 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर बनता है, ठीक है। अब जब न्यूटन ने इनको कंपेयर किया, इनको कैसे कंपेयर किया, उन्होंने आर ई का स्केयर भी लिया, आर ई का भी स्केयर लिया। तो इसका मतलब ये है कि स्केयर आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर का, ठीक है, इसका स्केयर आ जाएगा। और इसके साथ साथ स्केयर लिया आर एम का भी स्केयर लिया।
दोनों की रेशो फाइंड आउट की, जैसे यहाँ पे हम रेशो बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू भी आएगी 3.84 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर, इसका भी स्केयर आएगा, ठीक है। जब ये जो है वो चेक किया तो देखा गया कि ये क्वांटिटी जो है, ये वाली क्वांटिटी कैलकुलेशन के बाद ये भी 1/60 स्केयर के बराबर आती है, ठीक है। तो फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर ई यानी कि ये कंपैरिजन जो है आर ई स्केयर ओवर आर एम स्केयर जो है ये भी हमारे पास 1/60 स्केयर के बराबर आता है, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन जो है वो 3 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 कह लेते हैं। तो फिर आप गौर करें कि कुछ इसी किस्म की रेशो जो है वो ए सी एम ओवर ए जी की बनती है। ए सी एम ओवर जी जो है वो भी 1/60 स्केयर आता है, और आर ई स्केयर ओवर आर एम स्केयर भी 1/60 स्केयर आता है। तो हम अगर कंपेयर कर लें तो हमारे पास ए सी एम ओवर जी जो है ये आ जाता है आर ई स्केयर ओवर आर एम स्केयर। ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमने कंपेयर किया तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब इस रिज़ल्ट को मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इससे न्यूटन ने क्या अखज़ किया।